तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय है, क्योंकि आप सभी जैक बोर्ड 9th क्लास के 11th क्लास के और 8th क्लास के मॉडल पेपर निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल एक एक सेट यहाँ पे जैक के द्वारा जारी किया गया। आगे आने वाले समय में और बाकी 4 सेट आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक सेट हमारे पास आ चुका है झारखंड बोर्ड की तरफ से। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का सेट 1 साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहले देख लेते हैं बेसिक आइडिया क्या है। ये कक्षा 9th का है, विज्ञान विषय, और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और 40 पूर्णांक मिलेगा। सेट 1 है, ठीक है। और कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, और 4 विकल्प दिया गया है, और गलत उत्तर के लिए मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया गया यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है साइंस में। पहला सवाल पूछा गया, निम्न में से किन राशियों का मात्रक एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, तो चाल और वेग का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड, चाल और वेग का वो बिल्कुल एक ही ये है। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। सेकंड है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एक निश्चित दिशा होता है और वो एक वस्तु को अगर तय करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो 2 का हो जाएगा सी। तीसरा, वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। तो तीसरा का हो जाएगा डी नंबर आंसर। चौथा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तो ओडोमीटर। ये ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर जो है, वाहनों में एक यंत्र लगाता है, तय की गई दूरी को कौन मापता है, ओडोमीटर। और एक तो था स्पीडोमीटर, वो क्या मापता है कि गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। तो 4 का हो जाएगा ए नंबर। आगे 5वां नंबर सवाल होगा कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो संवेग का मतलब आप जानते हैं P बराबर होता है mv। तो यहाँ पर बोला है कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना m कर देंगे, और फिर यहाँ पर बोला है कि v को आधा कर देंगे, तो 2 2 कट जाएगा तो mv बचेगा। ठीक है, तो mv यहाँ से तो फिर वही रहेगा। तो 5 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 5 का नंबर क्या हो जाएगा, बी। छठा है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान अगर ज़्यादा होता है तो जड़त्व भी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि जड़त्व अगर किसी वस्तु का ज़्यादा है तो द्रव्यमान भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है, बी नंबर का जो ये है पदार्थ, ठीक है, उसका क्या है यहाँ पे द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान ज़्यादा है। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, बी का जड़त्व क्या होगा, ए का जड़त्व से अधिक। तो यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 नंबर का बी। नेक्स्ट है 7वां, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन गति का जो फर्स्ट नियम था उसको कहा जाता है जड़त्व का पहला नियम। आगे, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8वां का हो जाएगा सी। 9वां नंबर है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भार निकालना होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है आपका, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो एम यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दिया है 60, और जी का मान यहाँ पर दिया है 10 निकालने के, तो 600 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको चंद्रमा पर चाहिए। तो चंद्रमा पर किसी का भी वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/6 होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, और 1/6 होता है, तो इसीलिए 6 यहाँ लगा देते हैं, तो ए 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका 9 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर की। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा। तो 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर दो वस्तुएं और उसके बीच की दूरी को अगर आधा कर देते हैं और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल अगर बढ़ा देते हैं, मतलब किस प्रकार बदलेगा। तो 10 का हो जाएगा ए नंबर, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर होगा, नेक्स्ट सवाल होगा आपका 11 नंबर की, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गमन करती है, यानी 11 का हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। आगे, वायु में ध्वनि तरंग किस का उदाहरण है। तो वायु में जब ध्वनि तरंग चलता है तो वो अनुदैर्ध्य तरंग के के जैसा चल रहा है। अनुदैर्ध्य तरंग। सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर भी आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और आगे आने वाली वीडियो के लिए भी इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आगे 13वां नंबर के, मानव श्रवण के श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है। तो वो होती है 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है, दो विभिन्न पदार्थों
के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका विसरण। ठीक है, क्या कहलाता है? विसरण। 15वां, बर्फ का गलना कितना होता है? तो 273.16 केल्विन। ठीक है, 200 कितना बोला है कि बर्फ का गलना कितना होता है? 273.16 केल्विन। आगे निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित किसी के आता है, मतलब सबसे ज्यादा दबाव किस में डाला जा सकता है? तो गैस में। तो 16 का इसके हिसाब से सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल होगा 17, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो देखिए यौगिक जो है, यौगिक किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बना हुआ। तो देखिए यहाँ पर जल जो है वो दो या दो से अधिक तत्व से मिला है, क्योंकि जल में H2O होता है, इसलिए ये क्या है? यौगिक है। आगे पीतल किस धातु का मिश्रण है? 18 नंबर। तो पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का है। ठीक है, Cu का। जिंक और कॉपर से को मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। तो चलिए ये रहा आपका 18 नंबर। 19वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दिया गया ऑप्शन में मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। आगे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बोला तो सोडियम का होता है आपका Na। ठीक है, इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो सोडियम का क्या होता है? Na। और ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का होता है A। ठीक है, तो Na का जो होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है 2 8 और 1, तो एक यहाँ लिख देंगे। और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो इसका सही होता है 2 होता है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Na2O। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अकेशवा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होंगे? ठीक है, तो इसका हो जाता है 2 दोस्तों। ठीक है, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? जल बोला है, तो H2O निकालना होगा। H2O का पहले हमको आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, H2O। तो H का होता है 1। ठीक है, 1 होता है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 8। तो ऑक्सीजन का 8 और इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है यहाँ पर। तो 16 2 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18। और ऊपर में आपका जो अनुभार होता है उसको ऊपर में लिखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग कितना निकाले हैं? 18 निकाले हैं। ठीक है, सॉरी 16 निकाले हैं, 16 निकाले हैं ना। तो आपका हो जाएगा कि 36 और बट्टे का यहाँ पे 16, तो 16 गुना 16 भागा 2, तो 2 मोल हो जाएगा, जो मोल मौजूद होगा। आगे 22वां नंबर है कि C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या बोला है? C2H2। तो C है कार्बन, तो कार्बन 2 ठो है, कार्बन का एक परमाणु होता है 6, तो 6 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा। और प्लस H2 का क्या हो जाएगा? तो H2 1 दूना 2, तो 24 और 2 26 हो जाएगा यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान। 23वां नंबर है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, 23 नंबर का हो जाएगा बी, जे थॉमसन। नेक्स्ट 24वां नंबर सवाल है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो तत्व का परमाणु संख्या जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है, तो इसलिए ये 11 ही होगा। और 11 किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तत्व के समान समस्थानिक में लिखे तो कौन सा परमाणु का समान नहीं होगा? ठीक है, तो 25 का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 26वां निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? तो 26 का हो जाएगा सी, अमीबा। 26 का क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होता है। आगे क्या है? तो देखिए यहाँ पे लाइसोसोम 27 नंबर का हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण करता है, कौन करता है? तो गाल्जी उपकरण इसका निर्माण किया करता है, 27 का सी। 28वां कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे परासरण। ठीक है, जो कोशिका के आर पार पदार्थ का आना जाना होता है ये परासरण विधि से होता है। 27 का सी, 28 का सी हो जाएगा। 19वां जो है उस पौधा बोला है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो जब भी पौधा का सबसे शीर्ष भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, तो उसको बीजोत्तक बोलते हैं हम लोग। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर है, रक्त के तरल अधात्रे भाग को क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा। ठीक है, रक्त के तरल अधात्रे भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आगे 31 श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो 31 का हो जाएगा सी। 32 निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन धान, मक्का, अरहर, चना। तो 32 का हो जाएगा डी, चना। ठीक है, चना क्या हो जाएगा? रबी फसल का उदाहरण। आगे जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो हो जाएगा उसका कोशिकीय संरचना। जब भी जीवों में वर्गीकरण होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा? उसका कोशिकीय संरचना। तो 33 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 33 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पादप वर्ग का उभयचर क्या कहलाता है? पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा कहलाता है, बायोफाइटा। ठीक है, आगे व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल देखिए यहाँ पर क्या चीज है, सरीसृप से कि पक्षी से कि स्तनपायी की मदद से? तो व्हेल जो है वो नदियों में रहती है, तो मत्स्य से लिया गया है। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वैश्विक उष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो 36 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर यहाँ पर देता कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, तो फिर वो होता है
से, लेकिन यहाँ पर बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। 36 का हो जाएगा। 37वां बोला है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जल के तापमान में परिवर्तन, जल प्रदूषण से उसका तापमान में परिवर्तन हो जाता है, हैजा तो हो ही जाएगा, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फेफड़े संबंधी रोग। तो दिया गया ऑप्शन से लग रहा है कि फेफड़ा वाला जो है वो बिल्कुल ये होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 38वां नंबर के, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक है? तो असंक्रामक वैसा रोग होता है जो नहीं फैलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खांसी जुकाम जो है किसी के द्वारा भी फैला जा सकता है, हैजा फैलता है और कालाजार भी फैलता है। तो दिया गया ऑप्शन में है रतौंधी, तो रतौंधी अगर किसी को हुआ है तो वो नहीं फैलता है। आगे निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा नहीं होता, हैजा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, मधुमेह डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो टीबी, टीबी जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं दमा, ठीक है, जो यानी बहुत भयानक खांसी होता है, एकदम सूखा खांसी, टीबी में ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है। तो 39 का हो जाएगा सी नंबर। आगे है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे 40 है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो होता है वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, मोनेरा वर्ग में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को सोल्व कर चुके हैं और ये रहा आपका साइंस का सेट 1। अगर सेट 2, 3 अगर आता है तो इसको सोल्व किया जाएगा और इसी तरह चैनल में लगे रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आज या कल तो फिर सोशल साइंस का वीडियो आपको अपलोड करूंगा 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सहित। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।